बीए फर्स्ट सेमेस्टर की हिस्ट्री की एक और क्लास में आपका स्वागत है। और यदि आपका पेपर टाइटल है एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206 एडी अर्थात प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 1206 ईस्वी तक, तो ये क्लास आपके लिए ही है। और आज है ये हमारी क्लास नंबर 4 और आज की इस क्लास में हम यूनिट 1 की थ्योरी या कह सकते हैं यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से डिस्कस करने वाले हैं। और ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। आप चाहे हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं, ये क्लास दोनों ही तरह के मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। यदि आपको इससे पहली वाली क्लासेस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट का नाम मिलेगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया टिल 1206। इस नाम से आपको वहां प्लेलिस्ट मिलेगी और आप सभी क्लासेस को क्रमानुसार अपने हिसाब से देख सकते हैं। और इन क्लासेस में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 1 को, और ये सभी बिंदु आपके यूनिट 1 के सिलेबस में है। और इसमें हम अब तक कर चुके हैं 3 क्लासेस, जहां सबसे पहले तो मैंने आपको सिलेबस बताया था, फिर उसके बाद क्लास नंबर 1 में हमने थ्योरी की, जिसमें हमने समझा इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, इतिहास की प्रकृति, नेचर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का क्षेत्र, स्कोप ऑफ हिस्ट्री, और इतिहास कला और विज्ञान दोनों के रूप में। तो कहने का मतलब हमने इस क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन किया, या आप कह सकते हैं हमने इसमें थ्योरी को बहुत अच्छी तरह से समझा। उसके बाद क्लास नंबर 2 में मैंने आपको यूनिट 1 के वे सभी एमसीक्यू कराए जो पूछे जाने एक्सपेक्टेड हैं। और ये एमसीक्यू भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ कराए, केवल आंसर नहीं बताए। हर एक क्वेश्चन के बाद में मैंने आपको थ्योरी को भी समझाया। और ये वाली क्लास उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी यूनिवर्सिटी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम लेने वाली है। तो मैं आपको जो ये क्लासेस दे रहा हूँ ये दोनों ही फॉर्मेट में दे रहा हूँ। एमसीक्यू भी होंगे वो उनके लिए जिन यूनिवर्सिटीज में एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम आना है, और साथ ही साथ थ्योरी को भी मैं समझा के चलूंगा। आपको आंसर कैसे लिखना, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, उससे संबंधित क्लासेस भी आपको मिलती जाएंगी, चाहे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट या लॉन्ग। और उसके बाद फिर हमारी हुई क्लास नंबर 3, उसमें भी हमने एमसीक्यू किए, और इसमें हमने यूनिट 1 के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए एमसीक्यू को किया था और एक्सप्लेनेशन के साथ ही किया था। और आज की है ये हमारी क्लास नंबर 4, इसमें हम थ्योरी को या कह सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे और आपको एक एक चीज समझ में आने वाली है। और इसी तरह आपको पार्ट वाइज और यूनिट वाइज इसकी क्लासेस मिलती जाएंगी। आपको यदि केवल एमसीक्यू क्लास देखनी है तो आप एमसीक्यू देखिए, और यदि आप वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस की क्लासेस देखना चाहते हैं, या मेरे कहने का मतलब आप चीजों को पूरा पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में और समझ कर, तो आप थ्योरी क्लासेस भी देख सकते हैं। बाकी मैंने समझाया एमसीक्यू वाली क्लास में भी है, थ्योरी की तरह ही समझाया हर एक क्वेश्चन को। और ये क्लासेस अलग अलग फॉर्मेट में इसलिए हैं क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम लेने वाली हैं और कुछ यूनिवर्सिटी डेस्क्रिप्टिव यानी लिखित परीक्षा लेने वाली हैं। तो इस तरह दोनों ही प्रकार से आपको कक्षाएं मिलती जाएंगी। तो इससे पहले क्लास नंबर 1 में मैं आपको इतिहास क्या है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसका क्षेत्र यानी स्कोप, और उसकी प्रकृति यानी नेचर, ये सब चीज बता चुका हूं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और यूनिट 1 में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं। देखिए अभी आपके सामने जो ये क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। मैं आपको क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूं जिससे कि आपको पता चले कि एग्जाम में क्या अप्रोच लेनी है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण पर प्रकाश डालिए। Throw light on the archaeological sources and accounts of foreign travelers for knowing ancient Indian history। अब इसी क्वेश्चन में आपसे 2 चीजें पूछ ली गई हैं। एक तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत, और प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो विदेशी यात्रियों का विवरण है, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, यानी जो विदेशी यात्री भारत आए और उन्होंने यहाँ पर आकर यहाँ की संस्कृति और यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ के कल्चर और यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जो बुक्स लिखी, जो ग्रंथ लिखे, उनके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। या इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय स्रोत के रूप में साहित्यिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। इसमें पूछ लिए गए हैं लिटरेरी सोर्सेस। तो अब आपने एक बात नोटिस की, यहाँ पर आपसे 3 चीजें पूछी जा रही हैं। एक तो पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, दूसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, और तीसरा है साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेस। कहने का मतलब अब आपको इन 3 चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को दिखाने का मकसद मेरा ये है कि मैं डायरेक्ट थ्योरी पढ़ाना शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। भाई हमें एग्जाम में क्वेश्चन वाली अप्रोच लेनी है, क्या क्या हेडिंग डालनी है, क्या क्या सब टॉपिक आपको डालने हैं, किस तरह से आंसर राइटिंग को अच्छी प्रकार से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना है, ये सब चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। और ये जो आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, इसमें आपके लॉन्ग 2 नहीं 3 कवर हो जाएंगे। पहला तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत, फिर दूसरा प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए विदेशी यात्रियों के विवरण, और तीसरा है साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेस। और अब मैं आपको इनको इस तरह से समझाऊंगा कि आपको एक ही बार में अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस और अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, या कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इतिहास के स्रोत होते कौन कौन से हैं, हिस्ट्री के सोर्सेस क्या क्या हैं, और इनका प्रयोग क्या है, इनका यूज क्या है, इनसे होता क्या है। आइए इसके बारे में अच्छी तरह से समझते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत वे माध्यम हैं जिनसे हमें उस समय की घटनाओं, राजाओं,
संस्कृति, जीवन शैली और समाज के बारे में जानकारी मिलती है। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, वे माध्यम हैं, वे मीन्स हैं या वे मीडियम हैं जिनसे हमें उस समय की अर्थात प्राचीन समय की घटनाओं का यानी उस समय के इवेंट्स का, उस समय राजा कौन कौन थे, उनकी संस्कृति, उनका कल्चर कैसा था, उनकी जीवन शैली, लाइफस्टाइल कैसा था और उनका समाज, उनकी सोसाइटी उस समय कैसी थी, इस सब की जानकारी हमें इतिहास के स्रोतों से मिलती है। और इन स्रोतों की मदद से इतिहासकार ये पता लगाते हैं कि कौन सी घटनाएं कब और कैसे हुई। विद द हेल्प ऑफ दीज सोर्सेज हिस्टोरियंस फाइंड आउट व्हेन एंड हाउ सर्टेन इवेंट्स टुक प्लेस। कहने का मतलब ये स्रोत हिस्टोरियंस की, इतिहासकारों की मदद करते हैं ये बताने में कि कोई भी पर्टिकुलर घटना कब हुई और किस प्रकार से हुई। और वे स्रोत जो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। द सोर्सेज दैट प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री कैन बी ऑफ 3 टाइप। और वो 3 प्रकार कौन कौन से? सबसे पहले स्रोत हो सकते हैं पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत जिनको इंग्लिश में हम कहते हैं लिटरेरी सोर्सेस। और तीसरे हैं विदेशी यात्रियों के विवरण, डेस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। अर्थात इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोत 3 तरह के हो सकते हैं, पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल, साहित्यिक, लिटरेरी, और वो विदेशी यात्री जो भारत आए और उन्होंने उस समय भारत में होने वाली घटनाओं, राजाओं, उनकी संस्कृति और उनकी जीवन शैली और भारत के उस समाज का अपनी बुक्स में वर्णन किया, अपनी पुस्तकों में उसका वर्णन किया। तो आइए अब एक एक करके बड़े ध्यान से, आराम से इनको समझने का प्रयास करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। यदि आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो इन तीनों में सबसे पहले ये जानते हैं कि ये पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। व्हाट आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस? तो देखिए, पुरातात्विक स्रोत वे चीजें हैं जो जमीन के नीचे दबी हुई हैं या पुरानी जगहों पर मौजूद हैं और जिनकी खुदाई करके या फिर बिना खुदाई के पुराने समय के लोगों और उनकी संस्कृति के बारे में पता लगाया जाता है। पुरातात्विक स्रोत वो चीजें होती हैं जो जमीन के नीचे दब गई और अब उन्हीं पुरानी जगहों पर मौजूद हैं, और जब उनकी खुदाई हुई तो ये चीजें हमारे सामने आई और इन्हीं चीजों को देखकर हमने उनकी संस्कृति का पता लगाया। और कई बार ये चीजें जमीन में दबी हुई नहीं होती और विभिन्न स्थलों पर हमें बिना खुदाई के भी प्राप्त हो जाती हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर थिंग्स दैट आर बरीड अंडरग्राउंड और आर प्रेजेंट इन ओल्ड प्लेसेस which are discovered by excavation or without it to find out about the people and their culture of ancient times। या इसी बात को यदि हम सरल शब्दों में कहने का प्रयास करें तो ये इतिहास की वो भौतिक चीजें हैं, ये वो फिजिकल थिंग्स हैं जिन्हें इंसान ने बनाया था उस समय या इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था, और ये आज भी मौजूद हैं। These are physical things from history that human made or used and which still exist today। और जब इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता या पुरातत्वविद इन्हें पढ़ते हैं या इन्हें जांचते हैं तो ये हमें बताती हैं कि पुराने समय में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे और किन चीजों में विश्वास रखते थे। When historians and archaeologists study या examine them, they tell us how people lived, what they ate, what they wore and what they believed in during the ancient times। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तो समझ में आ गया कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं। अब आगे हमें समझना ये होगा कि पुरातात्विक स्रोतों के प्रकार क्या हैं, इनके उदाहरण क्या हैं, इनके टाइप क्या हैं, इनके एग्जाम्पल क्या हैं। तो अब आपको हेडिंग डालनी है पुरातात्विक स्रोतों के प्रकार या उदाहरण, एग्जाम्पल्स और टाइप्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। और इसमें आप एक बार एक लाइन में पुरातात्विक स्रोतों की परिभाषा दे दीजिएगा। जैसे पुरातात्विक स्रोत वे भौतिक चीजें हैं जो पुराने समय के लोगों द्वारा बनाई गई थी जिससे हमें उनके जीवन, समाज, संस्कृति और तकनीक के बारे में जानकारी मिलती है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर द फिजिकल थिंग्स क्रिएटेड बाय पीपल इन एंशिएंट टाइम्स व्हिच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट देयर लाइफ, सोसाइटी, कल्चर एंड टेक्नोलॉजी। और अब बात करते हैं कि पुरातात्विक स्रोतों के मुख्य प्रकार क्या क्या हैं, मेन टाइप्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। देखिए, जब आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो वहां आपको अच्छी प्रकार से हेडिंग डालना है और जो चीजें हाईलाइट करने वाली हैं उनको हाईलाइट करना है। जितना बढ़िया तरीके से आंसर राइटिंग करोगे आपको मार्क्स मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। और देखिए, हमें ये बात भी समझनी होगी कि आप सब कुछ तो याद नहीं कर सकते, एक एक चीज याद रखनी मुश्किल है, लेकिन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यदि आपने इसका 60-70% भी याद रख लिया तो आपका काम हो जाएगा। और मैं चीजें आपको बहुत आसान भाषा में पढ़ा रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आए। और इनके आंसर में मैंने बहुत ज्यादा हार्ड लैंग्वेज का यूज नहीं किया है, बहुत ज्यादा मुश्किल लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया है जैसे बुक्स में होता है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। आपको सभी चीजें बहुत आसानी से और भली भांति प्रकार समझ में आएंगी। आइए बात करते हैं पुरातात्विक स्रोतों के मुख्य प्रकारों की। तो पुरातात्विक स्रोतों का जो सबसे पहला मुख्य प्रकार है वो है अभिलेख। जो ये पुरातात्विक स्रोत हैं ये हमें अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस के रूप में मिलते हैं। अब बात ये आती है अभिलेख होता क्या है, इंस्क्रिप्शंस होते क्या हैं। यदि आपको नहीं समझ में आता है कि अभिलेख क्या होते हैं तो अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अभिलेख एक तरह से पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन आदि पर लिखा गया एक प्राचीन संदेश है।
जो इंस्क्रिप्शन होता है ये एंशिएंट मैसेज है, एक प्राचीन संदेश है जो रिटर्न होता है किसके ऊपर, या तो स्टोन के ऊपर लिखा हो सकता है या किसी मेटल के ऊपर लिखा हो सकता है, कोई भी धातु हो सकती है, या फिर कोई पोट्री यानी किसी मिट्टी के बर्तन के ऊपर लिखा हो सकता है। और ये अभिलेख वे लिखित साक्ष्य हैं, वे रिटर्न एविडेंस हैं जो कठोर सतहों यानी हार्ड सरफेसेस के ऊपर लिखे होते हैं। हार्ड सरफेसेस जैसे चट्टान, इंग्लिश में कहते हैं इसे रॉक, धातु, कोई मेटल, पकी मिट्टी, बेक्ड क्ले या ईंट यानी ब्रिक्स, इनके ऊपर खोदकर या उत्कीर्ण करके बनाए जाते थे। अभिलेख वे लिखित साक्ष्य हैं, वे लिखित प्रमाण हैं, वे लिखित सबूत हैं जो कठोर सतहों पर खोदकर या नक्काशी करके बनाए जाते थे। तो उस समय इनको खोदकर और उत्कीर्ण करके बनाया गया, फिर ये चीजें जमीन में दब गई और ये चीजें जमीन के नीचे दबी मिलती हैं और सालों बाद, बहुत वर्षों बाद जब पुरातत्वविद इन्हें खोजते हैं तो ये हमें सीधे अतीत के लोगों की भाषा, उनका धर्म, उनका शासन, उनका इतिहास और उनके जीवन के बारे में ये बताते हैं। ये अभिलेख हमें बताते हैं उनकी भाषा के बारे में, उनकी लैंग्वेज के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में, उनकी गवर्नेंस कैसा था, उनका इतिहास, उनकी हिस्ट्री और उनका जीवन कैसा था। या हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से इतिहास को समझने के लिए उस समय के लोगों के द्वारा छोड़ी गई सीधी चिट्ठी हैं। ये मान लीजिए उन लोगों ने ये हमारे लिए चिट्ठी छोड़ दी है जिससे कि हम उनके इतिहास को समझ सकें। These things are found buried underground and when archaeologists discover them years later, they directly tell us about the language, religion, governance, history and lives of the people of the past. They are in a sense a direct letter, एक सीधी चिट्ठी left by the people of that time to understand history. यदि आपको अभी भी ये बात समझ में नहीं आई तो मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ कि ये अभिलेख क्या होते हैं। इमेजिन कीजिए, एक बार कल्पना कीजिए कि आपके दादा दादी ने कोई बहुत जरूरी बात आपको हमेशा याद दिलाने के लिए कि वो आगे तक हमेशा आपको याद रहे, उसको एक कागज पर लिखने की बजाय एक मजबूत चीज जैसे किसी पत्थर की शिला यानी पत्थर की एक प्लेन सरफेस या किसी तांबे की प्लेट पर अर्थात किसी कॉपर प्लेट पर या किसी दीवार पर हमेशा के लिए वो खोदकर लिख दी, उस पर उत्कीर्ण कर दी। भाई कागज पर लिखेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन यदि किसी मजबूत चीज पर जैसे कोई पत्थर की शिला हो, कोई तांबे की प्लेट हो या कोई दीवार हो, वहां पर खोद दी जाए तो वो चीज बहुत समय तक बनी रह सकती है। तो वो बात, वो फैक्ट, वो तथ्य बहुत दिनों तक बने रह सकते हैं। कागज पर लिखे होंगे तो कागज तो जल्दी नष्ट हो जाएगा। तो ठीक यही काम हजारों साल पहले राजा महाराजा, व्यापारी, आम लोग और लेखक किया करते थे। और फिर जब यही चीजें बहुत वर्षों बाद आने वाली पीढ़ी को प्राप्त होती हैं, चाहे खुदाई में या बिना खुदाई के, यही बन जाते हैं उनके लिए अभिलेख। आई होप आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा है। और जब इन अभिलेखों को पढ़ा जाता है इतिहासकारों के द्वारा या पुरातत्वविदों के द्वारा, तो अभिलेखों के इसी अध्ययन को कहते हैं पुरालेख शास्त्र। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरालेख शास्त्र। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी। तो यदि आपसे वेरी शॉर्ट में पूछ ले कि पुरालेख शास्त्र किसे कहा जाता है, तो पुरातत्वविदों या इतिहासकारों द्वारा अभिलेखों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन बाय हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट इज कॉल्ड एपिग्राफी। और ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास का ज्यादातर ज्ञान हमें अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। जो एंशिएंट हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास है, उसकी राजनीति के बारे में जो ज्यादातर ज्ञान है वो हमें अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया कम्स फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस। और ये प्राचीन अभिलेख हमें अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड इन मैनी प्लेसेस। और भारत में सबसे जो प्राचीन अभिलेख हैं वो हैं अशोक के अभिलेख, जो लगभग 300 ईस्वी पूर्व के हैं। The oldest inscriptions in India are Ashoka's inscriptions, which date back to about 300 BC. आइए अब एक बार जानते हैं कि जो अशोक के अभिलेख हैं ये क्या हैं, किसके लिए इनको लिखवाया गया था और ये हमें क्या बताते हैं। तो इन लेखों में सम्राट अशोक ने, अशोक महान ने अपने धर्म, अपनी नीति और जनता के लिए ये संदेश लिखवाए थे। अशोक ने अपने शासनकाल में जो लेख लिखवाए उसमें उन्होंने जिक्र किया है अपने धर्म का, अपनी नीति का और जनता को क्या क्या करना चाहिए, उनके लिए संदेश लिखवाए। और ये लेख हमें बताते हैं कि अशोक कैसा राजा था और उसने अपने राज्य का प्रशासन कैसे चलाया। और ये अभिलेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। जैसे आप अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये जो लैंग्वेज आपके सामने लिखी है, ये भाषा तो है हिंदी, लेकिन लिपि कैसी है इसकी? देवनागरी। तो अभी आप हिंदी भाषा में पढ़ रहे हो और देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। तो ऐसे ही अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे हुए थे। और उस प्राकृत भाषा की लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। भाई भाषाओं के संबंध में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, फिर संस्कृत भाषा के शब्दों का थोड़ा सा रूप बदला, फिर आ गई पाली भाषा
जिसमें गौतम बुद्ध ने अपने ज्यादातर उपदेश दिए। और पाली भाषा के बाद आती है प्राकृत भाषा, प्राकृत के बाद आती है अपभ्रंश भाषा, और अपभ्रंश के बाद आती है हिंदी। ये है विकास क्रम हिंदी का। इस तरह से हिंदी हुई है डेवलप। तो ये जो अशोक के अभिलेख थे ये प्राकृत भाषा में लिखे हुए थे, और इस भाषा की लिपि थी ब्राह्मी लिपि। जैसे यदि आप में से कोई इंग्लिश मीडियम में है तो ये भाषा तो है इंग्लिश, लैंग्वेज तो है इंग्लिश, लेकिन इसकी लिपि यानी स्क्रिप्ट कैसी है? रोमन। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ऐसे ही इंग्लिश की लिपि कैसी है? रोमन लिपि है। तो इसी प्रकार अशोक के ये अभिलेख प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और अशोक के वे अभिलेख जो उत्तर पश्चिम में यानी नॉर्थ वेस्ट में मिले हैं वो अरमाइक और खरोष्टी लिपि में भी मिले हैं। भाई किसी लैंग्वेज को लिखने की बहुत सारी लिपि होती हैं। जैसे हिंदी को लिखने की देवनागरी लिपि है, इंग्लिश को लिखने की रोमन लिपि है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है पंजाबी भाषा, उर्दू अरबी फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो ऐसे हर एक भाषा की लिपि होती है अलग अलग। तो ये अशोक के अभिलेख हैं, ये प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में नॉर्थ वेस्ट में ये अरमाइक और खरोष्टी लिपि में भी पाए जाते हैं। इन दीज राइटिंग्स एम्पर अशोक हैड हिज धर्म, या धर्म से मतलब है मोरल कोड से, मोरल वैल्यूज से, अशोक की पॉलिसीज एंड मैसेज फॉर द पब्लिक इंस्क्राइब्ड। दीज राइटिंग्स टेल अस व्हाट काइंड ऑफ किंग अशोका वाज एंड हाउ ही मैनेज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज किंगडम। दीज इंस्क्रिप्शंस आर मोस्टली रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज यूजिंग द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, एंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन दे आर आल्सो फाउंड इन अरमाइक एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट्स। अब यहाँ पर एक लाइन आई है, उसको बहुत ध्यान से देखना। भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के अभिलेख हैं। ये अभिलेख तो मात्र 300 ईस्वी पूर्व के ही हैं, लेकिन हमने तो पढ़ा हुआ है कि 2500 ईस्वी पूर्व में हमारे यहाँ पर एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो फिर उसके अभिलेख कहाँ गए? वो क्यों सबसे पुराने नहीं है? भाई ये क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के अभिलेख क्यों माने जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के क्यों नहीं माने जाते? तो आइए अब इसी बात को जानते हैं कि भारत में अशोक के अभिलेख सबसे पुराने क्यों माने जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के क्यों नहीं? वाई आर अशोकास इंस्क्रिप्शन कंसीडर द ओल्डेस्ट इन इंडिया एंड नॉट दोज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? आइए बहुत आसान तरीके से इसको समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज नॉट बीन रीड टिल टुडे। आज तक भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, उसको हम पढ़ ही नहीं पाए। सिंधु सभ्यता या कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर हैं और उससे प्राप्त जो वस्तुएं हैं उन पर कुछ हमें चिन्ह मिले, कुछ प्रतीक मिले, कुछ सिंबल मिले हैं हमें, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक या इतिहासकार उन प्रतीकों को, उन सिंबल्स को पढ़ ही नहीं पाया। इसलिए हम ये नहीं जानते कि उनमें क्या लिखा है, और जब तक लिपि पढ़ी नहीं जाएगी तो उसे अभिलेख नहीं कहा जा सकता। Some signs and symbols have been found on the seals and objects of Indus Valley civilization, और हम कह सकते हैं हड़प्पन civilization, but no scientist or no historian has been able to read them yet. That is why we don't know what is written in them. Until the script is read, it cannot be called an inscription. भाई अब तक हम उनको पढ़ ही नहीं पाए हैं, हमें पता ही नहीं कि उनमें क्या लिखा है, तो इसलिए उसको अभिलेख नहीं कहा जा सकता। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको हमने बूस्ट्रोफेडन नाम दिया हुआ है, और इसको अभी तक हम पढ़ने में, इसको डिकोड करने में हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। बस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी उस समय की प्राप्त मोहरों से, और खुदाई के दौरान पूरे के पूरे शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर निकल आए, और वहां पर मिले अन्नागार, धान्यागार, स्नान घर, या इंग्लिश में कहें तो ग्रेट ग्रेनरी, और वहां का बाथरूम। इस सब से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चलता है, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट अभी तक हम नहीं पढ़ पाए। और दूसरी तरफ अशोक के अभिलेख पढ़े जा चुके हैं। अशोकास इंस्क्रिप्शन हैव बीन रीड। और अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा किसने? तो सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को ब्रिटिश विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ लिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न भी आ सकता है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले किसने सफलता पाई, या अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले सफलतापूर्वक कब पढ़ा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसको सबसे पहले पढ़ा ब्रिटिश विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। द ब्रिटिश स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप वाज द फर्स्ट टू रीड अशोकास इंस्क्रिप्शन इन 1837 AD, और इसीलिए हमें पूरा पता है कि उनमें क्या लिखा है। जैसे अशोक के आदेश, अशोक की धम्म नीति, उसके द्वारा जनता के लिए संदेश आदि का इनमें वर्णन है। दैट इज व्हाई वी क्लियरली नो व्हाट इज रिटन इन देम, सच एज अशोकास ऑर्डर्स, हिज पॉलिसी ऑफ धम्म एंड मैसेज फॉर द पीपल। कहने का मतलब अशोक के अभिलेख समझे जा सकने वाले, पढ़े जा सकने वाले लिखित प्रमाण हैं, इसलिए इन्हें भारत के सबसे पुराने अभिलेख कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, Ashoka's inscriptions are written records that can be read and understood, so they are called the oldest inscriptions in India. आइए अब प्राचीन भारत के, एंशिएंट इंडिया के मिले हुए कुछ अभिलेख, कुछ इंस्क्रिप्शंस के उदाहरण देखते हैं, उनके एग्जांपल्स लेते हैं। तो ये पूरी टेबल आपके सामने है। जैसे अशोक का ही एक बहुत फेमस अभिलेख है सारनाथ स्तंभ लेख। देखिए अभिलेखों के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे स्तंभ लेख, गुहा लेख, ताम्र लेख। तो नाम से ही पता चल रहा है स्तंभ लेख का मतलब होता है जो स्तंभ पर, पिलर पर यानी खंभों पर लिखवाए जाते हैं। गुहा लेख, गुहा यानी गुफा, जो केव में, गुफाओं में लिखवाए जाते हैं। और ताम्र लेख जो तांबे की पट्टी पर, तांबे की गुटिकाओं पर लिखवाए जाते हैं, कॉपर प्लेट्स पर लिखवाए जाते हैं। ये
होते हैं अभिलेखों के अलग अलग प्रकार। तो अशोक का ही है सारनाथ स्तंभ लेख, ये स्थित है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और इसके बारे में मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि इसी सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह यानी नेशनल एम्बलम लिया गया है। और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, ये है जो अभी आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को, भारत के नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ को, अशोक के ही अभिलेख, अशोक के ही इंस्क्रिप्शन सारनाथ स्तंभ लेख, सारनाथ पिलर एडिक्ट से ही लिया गया है। फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट अभिलेख आता है, उसका नाम है विदिशा स्तंभ लेख। यह है विदिशा मध्य प्रदेश में। और इसे किसने बनवाया था, हेलियोडोरस ने। और ये हेलियोडोरस कौन था, ये लगभग 200 ईस्वी पूर्व में 200 बीसी में एक ग्रीक राजदूत था, एक ग्रीक एम्बेसडर था। इसी ने इस विदिशा स्तंभ लेख को बनवाया था और ये सम्राट अशोक के काल का है। इसी प्रकार एक और फेमस अभिलेख है प्रयाग स्तंभ लेख। इसको बनवाया था समुद्रगुप्त ने। यह है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। देखिए ये स्तंभ पहले कौशाम्बी में था, जहां इस स्तंभ पर सबसे पहले अभिलेख खुदवाए थे अशोक ने। उसके बाद क्या हुआ कि समुद्रगुप्त इसको कौशाम्बी से प्रयाग ले आए और फिर प्रयाग लाकर इसी स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त के ही दरबारी कवि हरिशेन ने इस पर लेख लिखवाया, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, प्रयाग इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। और फिर बाद में मध्यकालीन भारत में जहांगीर ने भी इसके ऊपर लेख लिखवाया था। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। यह है भुवनेश्वर उड़ीसा में और इसका निर्माण करवाया था कलिंग के राजा खारवेल ने। प्राचीन काल के कलिंग जो वर्तमान में है उड़ीसा, तो कलिंग साम्राज्य के राजा खारवेल द्वारा दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व यानी 200 बीसी में इसको बनवाया गया था। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं, इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस हैं, जिनको आप अपने आंसर में शामिल कर सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं इस समय पुरातात्विक स्रोतों के प्रकार या उदाहरण, और इसमें हमने सबसे पहले अभिलेख को तो समझ लिया है। भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, टाइप्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और उसमें हमने सबसे पहला टाइप यानी अभिलेख को समझ लिया अच्छी तरह से। अब पुरातात्विक स्रोतों के प्रकारों में ही जो दूसरा प्रकार है या कह सकते हैं दूसरा उदाहरण है, वो है स्मारक और इमारतें। अब ये स्मारक और इमारतें क्या होती हैं, तो स्मारक वे प्राचीन और बड़ी और महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं जिन्हें किसी खास उद्देश्य से या किसी खास व्यक्ति या किसी खास घटना को याद रखने के लिए बनाया जाता है। जो स्मारक होते हैं, जो मोन्यूमेंट होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिएशन होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती हैं, जिन्हें क्यों बनवाया जाता है, जिनका उद्देश्य क्या होता है, या तो कोई स्पेशल पर्पस होता है या फिर किसी खास व्यक्ति को या किसी खास घटना को याद रखने के लिए इनको बनवाया जाता है। मोन्यूमेंट्स आर ओल्ड, लार्ज एंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बिल्ट टू रिमेंबर अ स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्सन और अ स्पेशल इवेंट। और इन स्मारकों को हम कह सकते हैं अतीत की निशानियां, सिंबल्स ऑफ द पास्ट। और इन्हें बनाने का मुख्य उद्देश्य इनमें रहना नहीं था। इनको इसलिए नहीं बनवाया गया कि इनके अंदर किसी राजा को रहना है, बल्कि इनको बनवाने का उद्देश्य था श्रद्धांजलि देना, टू पे रेस्पेक्ट, टू पे ट्रिब्यूट, पूजा करना, वर्शिप या जीत का जश्न मनाना, सेलिब्रेट विक्ट्री। इन स्मारकों को इसलिए बनाया जाता था या तो अपने किसी प्रिय व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए, या कोई राजा जिस धर्म को फॉलो करता है, जिस धर्म को अपनाता है, मानता है, उसकी पूजा और प्रचार करने के लिए, या फिर किसी राजा ने यदि कोई युद्ध जीता है और उस युद्ध को जीतकर आने के बाद जश्न मनाने के रूप में या उस जीते गए युद्ध की याद के रूप में इन स्मारकों को बनवा दिया जाता था। और इन स्मारकों के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे धार्मिक कारणों से बनवाए गए हैं प्राचीन मंदिर, स्तूप, जैसे सांची का स्तूप है, और मस्जिदें। भाई अभी हमने जाना कि इन्हें बनवाने का मुख्य उद्देश्य था पूजा करना, श्रद्धांजलि देना और जीत का जश्न। तो पूजा करने के उद्देश्य से बनवाए गए हैं कुछ प्राचीन मंदिर, स्तूप, जैसे सांची का स्तूप और मस्जिदें। और इसी तरह कुछ मोन्यूमेंट बनवाए गए हैं स्मृति में, यानी किसी के मेमोरियल में, किसी की याद में, जैसे किसी राजा या व्यक्ति की याद में बनी समाधियां और मकबरे। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया, अर्थात हम कह सकते हैं किसी खास व्यक्ति की याद में बनवाया या उसको श्रद्धांजलि देने के लिए बनवाया। और इसी प्रकार स्मारकों के कुछ उदाहरण हैं सैनिक जीतों के या प्रशासनिक विजयों के। जैसे प्राचीन काल में जब कोई राजा किसी युद्ध को जीत करके आता था, तो या तो वो किला बनवा देता था या कोई स्तंभ बनवा देता था। अब यही सेम बात इंग्लिश में भी है। देयर मेन पर्पस वाज नॉट फॉर लिविंग इन देम बट टू पे रेस्पेक्ट, वर्शिप और सेलिब्रेट विक्ट्री। सम एग्जांपल्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स आर रिलीजियस। और रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे एंशिएंट टेंपल्स, स्तूप्स और मॉस्क्यूज। मेमोरियल मॉन्यूमेंट्स जैसे टॉम्ब्स, ग्रेव्स बिल्ट इन मेमोरी ऑफ अ किंग और पर्सन लाइक ताजमहल। और मिलिट्री मॉन्यूमेंट्स या एडमिनिस्ट्रेटिव मॉन्यूमेंट्स जैसे एंशिएंट फोर्ट्स और पिलर्स। तो ये स्मारकें यानी मॉन्यूमेंट्स तो आपको समझ में आ गए। अब बात करते हैं इमारतों की। ये इमारत क्या थी, इमारत क्यों बनवाई गई। देखिए इमारतें वे प्राचीन संरचनाएं होती हैं जो रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी थी। भाई स्मारक तो किसी खास व्यक्ति, किसी खास अवसर या किसी खास धार्मिक आयोजन को लेकर के बनवाई जाती थी, लेकिन जो इमारतें होती थी, इमारतें वे प्राचीन संरचनाएं हैं जो रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी थी, जिनका उपयोग लोग रहने के लिए, काम करने के लिए और अपने दैनिक जीवन की सामान्य गतिविधियों के लिए करते थे। इन्हें हम अतीत के घर या अतीत के कार्यस्थल कह सकते हैं। इन्हें क्या कहा जा सकता है, पास्ट के लोगों के घर या पास्ट के लोगों के वो स्थल जहां वो कार्य करते थे। और इनका मुख्य उद्देश्य उपयोगिता यानी यूटिलिटी और रोजमर्रा के कार्यों को पूरा करना था, जैसे रहना, माल बनाना, बेचना, पढ़ाई करना आदि। अब इमारतों के कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कुछ आवासीय इमारतें यानी वे इमारतें जो रहने के लिए बनाई गई। जैसे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे घर मिले हैं, और मोहनजोदड़ो जैसे शहर में तो
ऊंचे वाले टीले से अपार्टमेंट के जैसे घर मिले हैं, जहां ऐसा माना जाता है कि वहां उच्च वर्ग के लोग रहते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोहनजोदड़ो के रिहायशी मकान जो ऊंचे टीले पर स्थित होते थे, जहां पर उच्च वर्ग के लोग रहा करते थे। तो इमारतों के ये उदाहरण है आवासीय, यानी जिनका यूज लोग रहने के लिए करते थे। अब इमारतों के कुछ उदाहरण लेते हैं सार्वजनिक उपयोगिता के, यानी पब्लिक यूटिलिटी के, जिनका यूज सब लोग करते थे, जैसे स्नानागार, ग्रेट बाथ जो हमें कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से। ऐसे अन्न भंडार, ग्रेनरी और प्राचीन बाजार की दुकानें। और इसी प्रकार कुछ इमारतें बनवाई गई हैं शिक्षा के उद्देश्य से, जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय, फॉर एग्जांपल नालंदा, अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष मिले हैं वो दर्शाते हैं कि प्राचीन समय में जो इमारतें हैं वो शिक्षा के दृष्टिकोण से भी बनवाई गई थी। बिल्डिंग्स आर ओल्ड स्ट्रक्चर्स दैट वर कनेक्टेड टू डेली लाइफ। पीपल यूज देम फॉर लिविंग, वर्किंग और डूइंग एवरीडे एक्टिविटीज। वी कैन कॉल देम द होम्स एंड वर्क प्लेसेस ऑफ द पास्ट। देयर मेन पर्पज वॉज यूटिलिटी फॉर लिविंग, मेकिंग गुड्स, सेलिंग और स्टडिंग। सम एग्जांपल्स ऑफ बिल्डिंग्स, तो सबसे पहले हैं रेजिडेंशियल एग्जांपल्स जैसे हाउसेस, अपार्टमेंट्स, हट्स फाउंड इन एंशिएंट सिटीज लाइक हाउस ऑफ मोहनजोदारो। पब्लिक यूटिलिटी के लिए बाथिंग प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो, ग्रेन स्टोर्स और एंशिएंट मार्केट शॉप्स। और एजुकेशन के लिए एंशिएंट यूनिवर्सिटीज लाइक द रिमेन्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो पुरातात्विक स्रोतों के प्रकारों में हमने स्मारक और इमारतों को भी समझ लिया है, और इस प्रकार अब तक हम दो चीज समझ चुके हैं, अभिलेख और इसके अलावा स्मारक या इमारतें, इंस्क्रिप्शंस और इसके साथ साथ मोन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। अब पुरातात्विक स्रोतों का ही तीसरा प्रकार या तीसरा उदाहरण हो सकता है सिक्के। अब बात आती है सिक्के क्या होते थे, तो ये सिक्के मूल रूप से धातु यानी मेटल जैसे सोना, चांदी, तांबा या सीसा के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिन पर मोहर या ठप्पा मारकर कोई चिन्ह या कोई लेख अंकित किया जाता था। और इन सिक्कों का यूज होता कहां था, तो ये सिक्के अतीत में लेन देन यानी व्यापार और विनिमय, विनिमय कहते हैं एक्सचेंज करने को। जैसे आपने कोई एक वस्तु दी और उसके बदले में दूसरी वस्तु ले ली। जैसे आज से बहुत साल पहले लोग गेहूं के बदले दुकान से मूंगफली ले आते थे, गेहूं के बदले मक्का ले लेते थे, और इसके अलावा बहुत सी वस्तुएं देकर उसके बदले में दूसरी वस्तु लेना ही कहलाता है विनिमय। तो मेरे कहने का मतलब ये सिक्के अतीत में लेन देन यानी व्यापार और विनिमय यानी एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होते थे। और पुरातत्व की भाषा में सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। और अभिलेखों की तरह सिक्के भी जमीन के नीचे दबे मिलते हैं, और ये हमें इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताते हैं जो शायद किसी किताब में भी ना लिखा हो। जैसे ये बताते हैं कि किसी राजा के शासन के बारे में। होता यह था कि सिक्कों पर अक्सर राजा का नाम और कभी कभी उसकी तस्वीर भी छपी होती थी। इससे हमें उन राजाओं के बारे में पता चलता है, जैसे समुद्रगुप्त के सिक्के। अब समुद्रगुप्त के इन सिक्कों पर कभी समुद्रगुप्त को धनुष्बाण के साथ, कभी अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के साथ, तो कभी वीणा बजाते हुए या कभी युद्ध की मुद्रा में दिखाया गया है। हमें गुप्त काल के जो सिक्के मिले हैं उसमें समुद्रगुप्त के सिक्कों पर समुद्रगुप्त को कभी तो दिखाया जा रहा है धनुष्बाण के साथ, किसी सिक्के में दिखाया जा रहा है उसे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के साथ, और कुछ सिक्कों में उसे वीणा बजाते हुए और युद्ध की मुद्रा में दिखाया गया है। Coins were basically small pieces of metal like gold, silver, copper or lead that had marks or writings stamped on them. In the past, they were used for trade and exchange. In archaeology, the study of coin is called numismatics. Like inscriptions, coins are also found buried underground. They tell us many things about history that might not be written in books. For example, coins tell us about kings and their rule. The king's name and sometimes his picture was printed on the coins. This helps us know about those rulers. For example, coins of Samudragupta. On his coins, he is shown in different forms, sometimes holding a bow and arrow, sometimes with the horse of the Ashwamedh, and sometimes playing a veena or shown in a war posture. तो जब समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे धनुष बाण के साथ, कभी अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के साथ और कभी वीणा बजाते और कभी युद्ध की मुद्रा में दिखाया गया है, तो यहाँ से इतिहासकारों ने फिर क्या निष्कर्ष निकाला, तो इन सिक्कों से ये निष्कर्ष निकलता है, इन सिक्कों से हमें ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त योद्धा था, एक विजेता था, कला प्रेमी था और एक संगीत प्रेमी राजा था। इन सिक्कों से समुद्रगुप्त के योद्धा, विजेता, कला प्रेमी और संगीत प्रेमी राजा होने के प्रमाण मिलते हैं। These coins prove the Samudragupta was a brave warrior, a great conqueror and a lover of art and music. और इसके अलावा और भी अन्य राजाओं के सिक्के मिले हैं, और उन सिक्कों पर ये राजा अपनी उपाधियां और अपने इष्ट देवताओं के चित्र, जैसे भगवान शिव के, भगवान विष्णु के, माता लक्ष्मी के चित्र सिक्कों पर छपवाते थे। इससे उनके धर्म और राजनीतिक विचार का पता चलता है। और जहां जहां किसी खास राजा के सिक्के मिलते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका राज्य कितना बड़ा था और कहां तक उसका व्यापार फैला था। King used to print their titles and pictures of their favorite gods like Shiva, Vishnu or Lakshmi. This helps us
understand their religion and political ideas. Wherever coins of particular kings are found, we can guess how large his kingdom was or how far his trade connections reached. और इसके अलावा सिक्के हमें बताते हैं अर्थव्यवस्था और व्यापार के बारे में। सिक्के हमें अर्थव्यवस्था के बारे में और व्यापार के बारे में बताते हैं। Coins also tell us about the economy and the trade of that time. जैसे अगर सिक्के शुद्ध सोने के हैं या चांदी के हैं तो इसका मतलब तो है कि वह राज्य बहुत समृद्ध था, प्रोस्पेरस था, अच्छा फल फूल रहा था। लेकिन अगर सिक्के मिश्रित धातु के हैं या घटिया धातु के हैं तो ये चीज दर्शाती है राज्य की कमजोर होती हुई अर्थव्यवस्था को। और सिक्कों की संख्या से पता चलता है कि उस समय लेन देन या कह सकते हैं खरीद फरोख्त कितना ज्यादा या कितना कम था। इफ द coins were made of pure gold or silver, it means the kingdom was rich and prosperous. If the coins were made of mixed and poor metals, it shows the weak condition of the economy. The number of coins found tells us how much buying and selling means trade activity was happening at that time. तो पुरातात्विक स्रोतों के प्रकारों में अब तक हमने जान लिया है अभिलेखों को, स्मारकों को और सिक्कों को। अब इसके बाद जो अगला प्रकार है वो है मृदभांड और कलाकृतियां, पोट्री और आर्टिफैक्ट्स। अब ये मृदभांड और कलाकृतियां क्या होती हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, अर्थन पोट्स। ये मिट्टी को पकाकर और आमतौर पर ये आग में पकाए जाते थे, अर्थात ये मिट्टी को पकाकर बनाए गए रोजमर्रा के बर्तन होते थे। दीज वर एवरीडे वेसल्स मेड बाय बेकिंग क्ले यूजुअली इन फायर। और पुरातत्व की दृष्टि से ये सबसे आम और महत्वपूर्ण चीजों में से हैं जो हमें खुदाई में मिली हैं। फ्रॉम एन आर्कियोलॉजिकल व्यू दे वर अमंग द मोस्ट कॉमन एंड इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। और ये खाने पीने, पानी भरने और अनाज रखने के लिए इस्तेमाल होने वाले मिट्टी के प्याले, घड़े और हांडी होते थे। दीज क्ले आइटम्स लाइक कप्स, जार्स एंड पोट्स वर यूज्ड फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्टोरिंग वाटर और कीपिंग ग्रेन्स। और इनसे हमें यह पता लगता है कि लोग क्या खाते पीते थे, अर्थात इनके बर्तनों का आकार देखकर, इनके बर्तनों का साइज देखकर। फ्रॉम देम वी लर्न व्हाट पीपल एट एंड ड्रैंक बाय स्टडीइंग द शेप ऑफ द पॉट्स। और इसके साथ साथ हमें यह भी पता चलता है कि उनकी पाक शैली कैसी थी, यानी उनका कुकिंग स्टाइल कैसा था। पाक शैली कहते हैं कुकिंग स्टाइल को, अर्थात उनका कुकिंग का तरीका कैसा था। और इसके अलावा पुरातत्वविद या इतिहासकार इनसे समय का निर्धारण करने का भी प्रयास करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड फ्रॉम पोट्री। और मिट्टी के बर्तनों की बनावट, रंग और डिजाइन समय के साथ बदलते रहे हैं। पुरातत्वविद इन विशेषताओं का अध्ययन के पता लगाते हैं कि कोई स्थल या सभ्यता कितनी पुरानी है, और ये इतिहास में समय के पहचान का भी काम करते हैं। द शेप, कलर एंड डिजाइन ऑफ द पोट्स चेंज विद टाइम। बाय स्टडीइंग दीज फीचर्स आर्कियोलॉजिस्ट्स कैन टेल हाउ ओल्ड अ साइट और सिविलाइजेशन इज। थस इस प्रकार पोट्री हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द टाइम पीरियड इन हिस्ट्री। तो ये तो समझा हमने मृदभांड यानी पोट्री के बारे में। अब बात करते हैं ये कलाकृतियां क्या होती हैं। तो कलाकृतियां एक बहुत ही व्यापक शब्द है, कि बहुत ही बड़ा शब्द है, एक ब्रॉड टर्म है ये, जिसका मतलब होता है मानव द्वारा बनाई गई कोई भी चीज जो अतीत में, जो पास्ट में उपयोग की गई हो और अब हमें खुदाई में मिली हो। द वर्ड आर्टिफैक्ट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। इट मीन्स एनीथिंग मेड बाय ह्यूमंस दैट वाज यूज्ड इन द पास्ट एंड हैज बीन फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। जो मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन हैं, वो भी एक तरह से कलाकृतियां ही हैं, लेकिन कलाकृतियां शब्द में बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। ये मानव द्वारा बनाया गया कोई भी औजार हो सकता है, कोई गहना, हथियार, मूर्ति, खिलौना या रोजमर्रा की वस्तु हो सकती है। एन आर्टिफैक्ट कैन बी एनी टूल, ऑर्नामेंट, वेपन, स्टेच्यू, टॉय और एवरीडे ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमंस। उदाहरण के लिए जैसे पत्थर के औजार, धातु की मूर्तियां, हड्डियों से बने उपकरण, मनके को इंग्लिश में कहते हैं बीड्स, मनके या आभूषण, सील यानी मोहरें और या प्राचीन खिलौने आदि। और औजारों और हथियारों से पता चलता है कि उस समय के लोगों को धातु और शिल्प का कितना ज्ञान था। उस समय के औजारों और हथियारों से हमें क्या पता चलता है कि उस समय के लोगों को मेटल का यानी धातु का कितना ज्ञान था, शिल्प का यानी क्राफ्टमैनशिप का कितना उनको ज्ञान था। गहने और मूर्तियां धर्म, कला और सामाजिक आर्थिक स्थिति, जैसे कौन अमीर था कौन गरीब था, इस बात को दर्शाती हैं। हमें जो गहने और मूर्तियां मिली हैं वो सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी दर्शाती हैं कि कहाँ के लोग ज्यादा अमीर थे, कहाँ के गरीब थे। मूर्तियां और मोहरें उनकी धार्मिक मान्यताओं और प्रतीकों के बारे में भी बताती हैं। या इस सारी बात को संक्षेप में कहा जाए, कम शब्दों में कहा जाए, तो मृदभांड हमें बताते हैं कि लोग कब और कैसे रहते थे, जबकि कलाकृतियां हमें बताती हैं कि वे क्या सोचते थे, क्या करते थे और कैसे काम करते थे। ये दोनों चीजें मिलकर ही अतीत की पूरी तस्वीर बनाती हैं। इन शॉर्ट, पोट्री टेल्स अस व्हेन एंड हाउ पीपल लिव्ड, while artifacts tell us what they thought, did and how they worked. Together, these two help us understand the complete picture of the past. सेम चीज जो यहाँ पर हिंदी में है, सेम चीज इंग्लिश में। तो यदि मैं कोई लाइन इंग्लिश में पढ़ भी नहीं रहा हूँ तो आप इससे परेशान मत होइएगा, बिल्कुल सेम चीज है, आपको समझना है बस। और समझ तो आप हिंदी में भी सकते हो। और अब सबसे बाद में हेडिंग डाल लीजिए पुरातात्विक स्रोतों का निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकलता है इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का। भाई यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन केवल इतना आता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए, तो सबसे बाद में जब इस क्वेश्चन को आपको खत्म करना होगा तो आपको लिखना पड़ेगा निष्कर्ष यानी उसका कंक्लूजन। तो कुल मिलाकर के इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि पुरातात्विक स्रोत हमेशा ठोस प्रमाण देते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑलवेज प्रोवाइड सॉलिड एविडेंस, इसलिए इन्हें इतिहास का सबसे निष्पक्ष स्रोत माना जाता है, क्योंकि ये साहित्यिक स्रोतों की तरह किसी एक व्यक्ति की राय या पक्षपात को नहीं दिखाते।
which is why they are considered the most impartial source of history. Unlike literary sources, they do not show the opinion or bias of a single person. देखिए होता क्या है कि पुरातात्विक स्रोतों को सबसे ज्यादा निष्पक्ष स्रोत माना जाता है, सबसे ज्यादा इम्पार्शियल सोर्स माना जाता है, यानी ये बाइस्ड नहीं होते। एक बार को साहित्यिक स्रोत बाइस हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दरबारी कवि है, वो किसी राजा के संरक्षण में है, तो वो तो उस राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें ही लिखेगा। जिस राजा का संरक्षण उसको प्राप्त है, जिस राजा का हाथ उसके ऊपर है, वो उसके बारे में गलत बातें क्यों लिखेगा? तो वहां पर पक्षपात हो सकता है, साहित्यिक स्रोतों में पक्षपात हो सकता है, क्योंकि साहित्य को लिखने वाला कवि, साहित्य को लिखने वाला लेखक अपने विचारों या अपनी विचारधारा के माध्यम से उनमें बदलाव कर सकता है, वो अपनी राय भी लिख सकता है। लेकिन पुरातात्विक स्रोतों में पक्षपात नहीं होता, क्योंकि ये वो प्रमाण हैं जो ठीक उसी समय के हैं और जैसा उस समय हो रहा था, उस समय की घटनाओं का बिल्कुल निष्पक्ष वर्णन करते हैं। ये जैसा था वैसा ही बताते हैं। दे टेल अस एग्जैक्टली हाउ थिंग्स वर। इसीलिए पुरातात्विक स्रोतों को इतिहास को जानने का सबसे प्रामाणिक, मोस्ट ऑथेंटिक तरीका माना जाता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर कंसीडर्ड द मोस्ट ऑथेंटिक वे टू नो हिस्ट्री। तो आज की क्लास रखते हैं बस यहीं तक। अगली क्लास में करेंगे साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, व्हाट आर लिटरेरी सोर्सेज, इनके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ विदेशी यात्री का विवरण। जो विदेशी यात्री भारत आए, उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी और किस तरह उन्होंने भारत का वर्णन किया। अगली क्लास में हम इन दोनों टॉपिक को कवर कर देंगे और मेरे हिसाब से यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इतना कंटेंट आपके लिए पर्याप्त है। बाकी एक दो छोटे मोटे टॉपिक जो बचेंगे वो आपको लघु यानी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में हो जाएंगे। तो धन्यवाद आपका ये क्लास देखने के लिए। अब आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। आपका कोई डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।